वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए, बैंकों में क्या होता है? बैंकों में फंड एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, एक बैंक से दूसरे बैंक या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ब्रांच टू अदर ब्रांच, यानी एक ही बैंक की इस ब्रांच से उस ब्रांच में पैसा जाता है तो उसको बोलते हैं इंट्रा। और ये आपका कंप्यूटर में भी क्वेश्चन आता है, इंट्रा नेटवर्क आता है, यानी जो बैंकों का आपस में जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं वो इंट्रा नेटवर्क है, और बैंकों से अदर डिपार्टमेंट में जुड़े होंगे तो इंटरनेट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है? किसी बैंक का अदर बैंक की ब्रांच में फंड ट्रांसफर, उसका क्या होगा? इंटर बैंक ट्रांसफर होता है। और तीसरा आता है हमारा बैंक टू फॉरेन बैंक, तो उसको बोलते इंटर है, लेकिन फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के तहत वो होता है। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर होना है तो इसको बोलते हैं सिंपल ट्रांसफर। किसमें बोलते हैं? विद इन बैंक ट्रांसफर। जिस ब्रांच में आप जाओगे उस ब्रांच में वाउचर भरोगे, चेक काटोगे और दूसरे का वाउचर लगा दोगे तो ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि अब सारी बैंकें CBS हो गई हैं। पहले क्या होता था? उसका वहाँ भेजते थे, वो ड्राफ्ट बनता था। अब क्या है? जबकि वो बैंक बगल में क्यों ना हो, कहीं पे भी हो, अगर वहाँ भेजना है तो कागज़ से जाएगा। ठीक है। अब क्या है? वहीं से ट्रांसफ़र कर देते हैं। हाँ, नहीं, इसी सब अभी आऊँगा मैं, इसी सिंपल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी बात आती है, अगर ऐसा है तो इसमें एक वर्ड काम करता है SI। SI की फुल फॉर्म बता सकते हो? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। SI का मतलब क्या है? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अगर आपने RD खोल रखी है किसी बैंक में, वहीं पे आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट भी है, तो आप उसमें क्या करेंगे? चिट्ठी लिख देंगे कि हर महीने की 7 तारीख को 2000 रुपये मेरे उसमें डाल देना। तो वो कंप्यूटर में फीड कर देते हैं, कंप्यूटर उस तारीख को उतना पैसे काट के उधर कर लेता है जिसके भी अकाउंट में डालना है। ठीक है। और ये RD हो या आपकी किसी की लोन की किस्त डालनी उसी बैंक में होगा तो SI नाम है। ठीक है। ECS कब नाम आता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस। हाँ, जब बैंक दूसरा हो जाता है, जब बैंक या ऑर्गेनाइजेशन दूसरे हो जाते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है वो भी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, वो भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। कह रखा है हमने पहले से कि हर महीने की 5 तारीख को ये कर देना, तो उसको बोलते हैं ECS। क्या बोलते हैं उसको? तो यही चीज़ अगर ऐसी होगी SI की जैसी, तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ECS बोलते हैं इसको। क्लियर हो गई बात? अच्छा, लेकिन इसको मैं मिटा देता हूँ, नीचे वाले को फिर लिखूंगा दोबारा। इस इंटर बैंक ट्रांसफ़र में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने नाम सुना हो किसका? NEFT, इसका नाम है RTGS, और एक और चीज़ है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, समझ आई बात? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS। ठीक है। इसमें क्या होता है? IMPS जो होता है 24/7 काम करता है, लेकिन NEFT जो है 24/7 काम नहीं करता। सुबह 8 से 7 बजे तक, 8 से 7, सुबह 8 से 7 बजे तक। RTGS भी 8 से 4 या 5 बजे तक है, 5 लिख दे रहा हूँ। ठीक है। क्या बेसिक फ़र्क है इसमें जान लेते हैं। और एक बात और समझ लीजिएगा, इस NEFT, RTGS, IMPS के लिए कोड रिक्वायर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, IFSC कोड। ये क्या है? इसी का नाम कोड है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और ये IFSC कोड जो होता है, इसकी एक पहचान होती है। क्या पहचान होती है? कैपिटल 11, हाँ कैपिटल तो है ही सब। हाँ, मिडिल नहीं बोलेंगे। देखो 11 डिजिट होती हैं। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जिसमें इसका अल्फ़ाबेट होते हैं 4। ठीक है। और ये 4 के बाद जो 5वां होता है ये 0 होता है, और इसके आगे नंबर या अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकते हैं। इसके आगे नंबर या अल्फ़ाबेट कुछ। तो ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि एक IFSC कोड में कौन सा डिजिट 0 होता है।
ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है जैसे हैं होम ट्रांसफर तो बहुत सारे जीरो, 3-4 जीरो हो नहीं, सॉरी, एक जीरो कंपलसरी होता है, ऐसा बोल सकते हैं। भैया पूछ सकते हैं कि कौन से प्लेस पे डिजिट ज़रूरी होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 5वां प्लेस जो है वो, अच्छा, शुरू में क्या होता था, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो IFSC कोड था उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता था। उनका कोड है BRBO, तो वो क्या है, एक वो BRB का मतलब वो जो जीरो है वो O जैसा लगता है। तो बाद में फिर हमें समझ में आ गया कि नहीं, ये तो हमेशा जीरो ही होता है। तो फिर अपनी वेबसाइट में लिखने लग गए क्या, कि एरो बना के दिस इज़ ज़ीरो। ठीक है। अच्छा, अगर हम उसमें बात करें रनिंग में लेटर में लिखेंगे स्मॉल डिजिट, इसमें स्मॉल कैप में, तो कैसे लिखेंगे हम ऐसे, जैसे BARB, मतलब डिजिट का साइज पूरा साइज होता है। और अगर ये O होता तो कैसा लिखा जाता, ऐसा लिखा जाता। तो ऐसे भी चीज़ें पकड़। तो IFSC कोड रिक्वायर्ड है, और IFSC कोड कौन जनरेट करता है, कौन इशू करता है, RBI। कुछ इसी तरह का जैसे पहले माइकर कोड का काम होता था, MICR कोड, क्या ये ख़त्म हो गया, अभी नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन किस काम आता है वो, किसी एक चेक में नीचे की एक पट्टी होती है, मैग्नेटिक एरिया होता है, कुछ मैग्नेटिक इंक एरिया होता है। ठीक है, हाँ, तो MICR की मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, MICR की फुल फॉर्म होती है। और MICR 9 डिजिट का कोड होता है, और वो पूरे नंबर होते हैं। आमतौर पे जो उसके पहले तीन वो होते हैं नंबर, वो पिन कोड के 3 नंबर होते हैं आमतौर पर। जैसे देहरादून का होगा MCR, वो पहला जो 3 कोड होंगे वो जैसे 248 होंगे, देहरादून का होगा तो। ठीक है, तो माइकर कोड, लेकिन वो किस काम आता है, ट्रांसफ़र के लिए नहीं। जब वो मशीनों में क्लियरिंग में जाते हैं ना इतने चेक, तो मशीन में लगाते हैं, मशीन के अंदर एक वन ऐसे निकलते हैं, वो मशीन क्या करती है, उनको अलग अलग लेयर में बांट देती है, किससे, माइकर कोड से, कि ये यहीं पेमेंट होंगे, ये बाहर पेमेंट होंगे। समझ में बात, तो उसका ये पर्पज होता था। ठीक है, उस इंक का मतलब वो मशीनों के या बैंक के इंटरनल यूज़ के लिए होता था, आम आदमी के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, स्टार्टिंग में तो कंपनी में 5-6 के लिए होता था, जब स्टार्टिंग में IT टेक्नोलॉजी। हाँ, ये टेक्नोलॉजी कई जगह यूज़ होती है, और बेसिकली कैटेगराइज करने के लिए। ठीक है, तो IFSC कोड का रोल समझ में आ गया, क्योंकि आपको जब किसी को बैंक में पैसा देना है तो उस ब्रांच का IFSC कोड, और उस ब्रांच में जो आपका अकाउंट नंबर है वो, और नाम। लेकिन नाम के लिए एक बात आई है कि नाम मैच नहीं भी होगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। पर लगा जो है सीता लिखना है तो SEETA लिख दिया या SITA लिख दिया, चल जाता है। ऐसा है, रमेश कुमार सिंह लिखना है तो RK सिंह लिख दिया आपने, तो भी चल जाता है। तो अकाउंट नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, IFSC कोड और अकाउंट नंबर मैच करना। ठीक है। अच्छा, NEFT की एक बात तो बता दी। अच्छा, NEFT में की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसकी खास बात और है, इसमें 23 बैच चलते हैं। कितने चलते हैं, 23 बैच। 23 के चलते हैं बैच। 23 बैच का मतलब मैं समझा दूं कि 8 बजे से 7 बजे तक कितने घंटे हो गए, 11। यही तो पॉइंट निकल के आ रहे हैं। जैसे अभी हमने क्या बोला, NEFT, पहले तो ये बोला नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, कि राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र करने का नाम NEFT। अब उसमें एक चीज़ निकल के आई, एक पॉइंट निकल के आया कि ये 23 बैच में चलता है। एक पॉइंट निकल के आया है, सुबह 8 से 7 चलता है। तो 8 से 7 में 23 तभी आ सकते हैं जब हर आधे घंटे में ट्रेन जाएगी। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि NEFT में 23 ट्रेनें जाती हैं। सुबह मैं टिकट लेके 8 बजे खड़ा हो गया तो मैं कौन सी ट्रेन से जाऊँगा, पहली ट्रेन से जाऊँगा। 8:02 पे टिकट लिया, मैं कौन सी में जाऊँगा, 8:30 वाली पे। समझ आ रही, हाफ आवर के 23 बैच चलते हैं। अब पहले ये, अभी से 1 साल पहले ये 11 बैच होते थे या 12 बैच होते थे। अभी कितने हो गए, 23 बैच। ठीक है, अब सुनिए जरा। अब पता लगा कि आपने 8:35 पे टिकट लिया, तो आप कौन सी ट्रेन से जाएंगे, 8:35 पे लिया, और 9 बजे वाली सीट नहीं मिली तो क्या होगा, होगा। यही सिस्टम इसमें होता है कि हाँ, कि आपने ट्रांसफ़र किया, कहाँ चला गया वो इंस्ट्रक्शन, RBI को। आपने खाता जेब से पैसे निकाले और RBI को कहा भैया उस खाते में डाल दो। RBI ने कहा यहाँ रख दो। ट्रेन आई, जगह नहीं थी, वहीं पड़ा रहा। इसीलिए
NEFT जब आप करते हैं तो उसमें क्वेश्चन आता है, इट मे टेक अप टू 72 आवर्स, कि आज रात भर नहीं जा पाए, रात भर प्लेटफॉर्म में सोना पड़ेगा, अगले दिन देखेंगे। कौन सा समझ में आ रहा? अच्छा, दूसरी बात, कितने तक का NEFT हो सकता है? 2 लाख। सब लोग यही आंसर देते हैं, गलत आंसर है, नो लिमिट। आरटीजीएस में हाँ, आरटीजीएस NEFT में मैक्सिमम कोई भी सीमा नहीं है। आप 10 करोड़ का भी करोगे तो NEFT हो जाएगा, बस शर्त ये है कि वो अपने लाइन से ही जाएगा। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक होगी तो रिवर्स एंट्री आती है, बैंक जो है इसको वापस कर देता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा? नो लिमिट। एक पॉइंट क्या आ गया? नो लिमिट। इसी की तर्ज में हम इसी को कंपेयर करते हैं किससे? तो RTGS में कितने बैच चलते हैं? चार्टेड प्लेन है, रियल टाइम है। रियल टाइम। हाँ, जैसे ही आप स्टेशन में गए, चल भाई गाड़ी चल। हर आदमी की गाड़ी अलग है, रियल टाइम, ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, जैसे ही आपने 2 लाख रुपए यहाँ से मारे, RBI के पहुँचे, RBI का आदमी तुरंत लेके वहाँ दे आया। ठीक है, समझ आई? और ग्रॉस सेटलमेंट इसलिए बोलते हैं, हो सकता है RBI में उसी समय पे किसी के उतने पैसे कम हम देने हो तो वो सेटलमेंट करके, लेकिन इमीडिएट करेगा, रियल टाइम में करेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें बात आती है कि कोई बैच नहीं तो हमेशा चलता है, जिस समय खुलेगा और जब तक खुलेगा तब तक चलेगा। ठीक है, अच्छा, RTGS में कितने अमाउंट तक का फंड हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? 2 लाख। इसका है मिनिमम 2 लाख, कि RTGS की सुविधा लेने के लिए कम से कम 2 लाख का ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो कई बार आपने देखा होगा, आपने कहीं से सामान खरीदा हो तो कहता जी RTGS कर दो 20,000 रुपये का। 20,000 का RTGS नहीं होता, उसका नेफ्ट होगा, आपकी भाषा में RTGS है वो। ठीक है, अच्छा, अब एक और सुविधा आ गई, क्या? IMPS। मैक्सिमम की भी कोई नहीं, कोई नहीं, RTGS की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो अब आएगा किसकी? IMPS की बात आई। तो IMPS भी इमीडिएट पेमेंट है, इसका कोई बैच नहीं है। IMPS भी क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस उसका नाम है। और इसकी सीलिंग की अगर बात करें, एक तो 24/7 है, इन दोनों से और विचित्र है। तो जहाँ तक इसकी सीलिंग की बात है, हमारे इंडियन ओवरसीज बैंक में अकाउंट है, तो उन्होंने हमें 2 लाख तक का IMPS करने को बोला है। और मुझे लगता है शायद इसकी सीमा 2 लाख ही होगी, क्योंकि ये किसके लिए फैसिलिटेट किया हुआ है? एक जनरल आदमी के लिए, कि किसी को 500 रुपये IMPS करना है तो तुरंत चला जाए, उसको पता तो 3 दिन ना लग जाए उसको। ठीक है, तो IMPS में क्या होगा? 24 आवर सर्विस है, पहली बात, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं, जैसे ही करोगे तो हो जाएगा। और इसमें हमारे वहाँ तो 2 लाख तक की, मुझे लगता है लॉजिकली 2 ही लाख हो, 2 ही लाख हो, मैक्सिमम 2 लाख है ना। हाँ, तो IMPS की सीमा कितनी है? 2 लाख। कई बैंक तो 10 से ज़्यादा नहीं करते, कई बैंक 5 से ज़्यादा नहीं करते, लेकिन हाँ, बैंकों ने अपने, हाँ, मैक्सिमम RBI ने बोल रखा 2 लाख। ठीक है, और इनके चार्जेज अपने अलग अलग लगते हैं, जैसा भी होता है। ठीक है, और ECS का मतलब समझ गए? ECS में तो क्या होता है, आपने किसी बैंक को बोल दिया भैया ऐसा करते रहना, आमतौर पर लोन की इंस्टॉलमेंट ECS से कट जाती है, उसमें टाइम लिखा होता है कि 2020 से लेकर 2027 तक के हर महीने की इतनी तारीख को इतना पैसा, तो वो कंप्यूटर अपने आप करता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के नाम पे। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ इसमें रह गई, वो रह गई है कि अगर आपको फॉरेन पैसा भेजना है, अगर आपको किसका? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, अगर आपको कहाँ भेजना है? फॉरेन पैसा भेजना है, तो फॉरेन पैसा कैसे कैसे भेज सकते हैं? इसके लिए जैसे IFSC कोड होता है, ऐसे ही स्विफ्ट कोड होता है। क्या होता है? स्विफ्ट कोड। क्या होता है? स्विफ्ट कोड होता है। और एक और चालू हो गया IBAN नंबर। क्या चक्कर हो गया? IBAN नंबर। क्या? IBAN नंबर। ठीक है, IBAN नंबर यूरोपियन कंट्री में चलता है और ये वर्ल्ड में चलता है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म लिख लीजिए। स्विफ्ट की फुल फॉर्म कई बार होती है, पूछी जाती है। देखना इसमें, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड है। इंटर बैंक, आगे वाली आप बता दो। फाइनेंशियल, ठीक है, और टी से, हाँ, देख के बता रहे ना, हाँ, बिना देखे नहीं बता पाता कोई। इंटर बैंक, और इसका टी घुमा देता है वहाँ पे, टी 4 तरह का दे देता है वो,
फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। आई बात समझ में? स्विफ्ट कोड रिक्वायर्ड होता है। आप और दुनिया में किसी भी बैंक, किसी भी ब्रांच में पैसा भेजेंगे तो उस बैंक की ब्रांच का स्विफ्ट कोड और अकाउंट नंबर देंगे, तो यहाँ से पैसा कंट्री पार करके उस बैंक में जाएगा। वो बैंक वाला उसमें, जैसे हमारा NEFT होता है, ऐसी जाके वो पैसा डाल देगा। ठीक है। और ये जो सारी सर्विसेज होती हैं इसको तो सोसाइटी कंट्रोल करती है, बाकी NEFT, RTGS, IMPS इंडियन कंट्रोल करती हैं। और इसी तरह की जो स्विफ्ट नाम है, ऐसे ही कई सारे और नाम भी चलते हैं, जैसे चिट, चैप, E-टारगेट और RTGS, E-RTGS। मतलब कई कंट्रियों ने अपने अपने सिस्टम बना रखे हैं। अमेरिकन कंट्री है, उन्होंने अपना एक सिस्टम बना, जैसे हमारे वहाँ NEFT, RTGS है ना, ऐसे ही उनके भी नाम है। वो कहीं अगर आते हैं तो उसको अपडेट लिया। ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट क्या था, रेमिटेंसेस की फैसिलिटी, उसके मेन फीचर्स और वो थे। ठीक है। थैंक यू।